हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा टूअर दी फोर्थ सीरीज़ का डे 18। वैसे तो जब से सीरीज स्टार्ट हुई है उसका डे 2 है। और भैया आज से हम लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन के साथ साथ गोल्स वर्दी भी ले रहे हैं। देख लीजिए गोल्स वर्दी, बेचारे जो जो लोग मुझे कह रहे थे मैडम प्लीज़ गोल्स वर्दी भी स्टार्ट कर दो, तो गोल्स वर्दी भी है। 15 क्वेश्चन गोल्स वर्दी के लिए, लिटरेरी टर्म्स के साथ गोल्स वर्दी भी ले रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की बात जो है वो पढ़ती नहीं हूँ या सुनती नहीं हूँ। देख लीजिए गोल्सवर्दी के क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ। तो लिटरेरी टर्म्स से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये है, इसका एक कोट दी है, एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल यू नीड इज होप एंड स्ट्रेंथ, होप दैट इट विल गेट बेटर एंड स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन अंटिल इट डज। तो बड़ी लंबी सी कोटेशन है कि अंत के जब दिन ख़त्म होता है तो आपको एक होप और की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कि होप कि आज से कल बेहतर होगा, एंड स्ट्रेंथ कि ये उम्मीद जो है वो बनी रहे। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीटीजी पहले थोड़ा सा जो है विज्ञापन जो है वो कर ले। ये है यूपीटीजीटी का पेड बैच 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस बैच वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश सूत्रा प्ले स्टोर से, और उस पर सारा फीस की और इसकी डिटेल दी हुई है। ये है लाइव बैच। इसके अलावा हमारा टीजीटी और पीजीटी का पेड बैच जो है वो वीडियो बैच भी है, जिसमें सारा मटेरियल है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और वो उसकी फ़ीस में और इसकी फ़ीस में अंतर होता है। और बट इसमें भी नोट्स वगैरह सारे मिलते हैं, बस ये लाइव नहीं है, ये लाइव क्लासेस के वीडियोस हैं। चलिए इसके साथ ही हम लोग जो है अपना स्टार्ट करते हैं। ये इसमें ये रेक्टेंगल से बना क्या आ रहा है? ये एक मिनट, ये रेक्टेंगल से बना क्या आ रहा है? ये हैं? भाई मेरे ना बिल्कुल जो वीडियोस होते हैं बिल्कुल ना अनएडिटेड वीडियोस होते हैं। जैसे मैं अपने घर में जो है घूमते फिरते ही ये वीडियो बनाती हूँ, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है तो उसमें वहीं पे बोल देती हूँ। अरे यार, अपने लोगों के साथ तो बोल ही दिया जाता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पैराबल? तो पैराबल क्या होता है? तो भैया मैं आप लोगों को पहले ये बताऊं कि पैराबल जो होता है, ये मैं जो कुछ भी लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताती हूँ, मैं अपने सामने किताब रखती हूँ एम.एच. अब्राहम्स, और उसमें से रेफरेंस दे दे के बताती हूँ कि अगर कोई इस पे जो है ऑब्जेक्शन भी करे तो एम.एच. अब्राहम्स पहले पढ़ ले। पैराबल जो होती है वो एक स्टोरी होती है, मॉरल स्टोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें जो है एक कुछ ऐसे एक जो कुछ ऐसी चीज़ें कहानियाँ बताई जाती हैं जिनके अंत में एक मॉरल जो है वो बताया जाता है। तो पैराबल का क्या है, मैं आपको इसका एग्जैक्ट जो है इसमें से पढ़कर भी बता देती हूँ कि पैराबल क्या है। मैंने तो पेज नंबर भी लिख रखे हैं सारे कि कहाँ से जो है पढ़ के बोलना है। तो मैं इसमें भाई जो मैं बता रही हूँ वो तो है ही। इसके अलावा मैंने कहा चलो ये भी जो है आप लोगों को बता दें। तो हाँ जी, पैराबल क्या है? अ पैराबल इज अ वेरी शॉर्ट नैरेटिव अबाउट ह्यूमन बींग्स, M.H. Abrams, page number 11. A parable is a very short narrative about human beings presented so as to stress the tacit analogy or parallel with a general thesis or lesson that the narrator is trying to bring home to his audience. It means कि इसमें जो है ये एक छोटी सी कहानी होती है ह्यूमन बींग्स के बारे में, जिसके माध्यम से जो ऑडियंस को कोई बात समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या है, इसमें अब आप ऑप्शन देखिए इसका। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा, अ पोएम इन ए पैराग्राफ, अ बुक इन एन एपिक, अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल। तो इसका आंसर होगा अ ब्रीफ टेल, एक छोटी सी कहानी, अ शॉर्ट नैरेटिव दैट इज इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आया, एन एलेक्जेंड्रीन इज अ वर्स लाइन इन। एलेक्जेंड्रीन समझिए पहले, एलेक्जेंड्रीन जिसे हेक्सामीटर भी कहा जाता है। सबसे पहले आयम्बिक होता है। आयम्बिक का मतलब होता है पहला सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, और इस तरीके से करते हुए ये जो होते हैं 12 सिलेबल्स होते हैं, यानी कि 12 सिलेबल्स डिवाइडेड बाय 2, तो 6 फीट
6 जो फीट होता है जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं, उस लाइन को एलेक्जेंड्रीन या हेक्सामीटर कहा जाता है। तो एक एलेक्जेंड्रीन में आयम्बिक हेक्सामीटर जो है वो होता है, यानी कि आयम्बिक, वन अनस्ट्रेस्ड, वन स्ट्रेस्ड, वन अनस्ट्रेस्ड, वन स्ट्रेस्ड, और हेक्सामीटर मतलब 12 सिलेबल्स। तो एन आयम्बिक हेक्सामीटर, दैट इज एलेक्जेंड्रीन। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स, लिंगुआ फ्रैंका का क्या मतलब होता है? लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है एक कॉमन लैंग्वेज टू ऑल, एक मिक्सचर होता है लैंग्वेजेस का जो विभिन्न वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिनके बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से वो लोग कन्वर्स कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिंगुआ फ्रैंका। इट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस, या जैसे इंग्लिश को भी कहा जाता है, तो दोज who are unable to speak your language but converse in a language which is common, which is a common feature between you and that person, तो वो क्या कहलाता है? That's lingua franca. तो lingua franca means common language of all. Now the next question is aphorism is. अब एफरिज्म के बारे में पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि एफरिज्म क्या है। एफरिज्म का मतलब होता है कि शॉर्ट सेइंग होती है। एफरिज्म जैसे एफरिज्म जो एक बहुत शॉर्ट एंड पिदी सेइंग होती है, जैसे इसमें आप यहाँ पर ये देखिए, इज अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन फ्यू वर्ड्स। बहुत इज अ स्टेटमेंट, एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहा जाता है। तो आर्ट इज लाइफ, इस तरीके से बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहने के को एफरिज्म कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। अ पिदी एंड पॉइंटेड स्टेटमेंट ऑफ अ सीरियस मैक्सिम ओपिनियन, एक जनरल ट्रुथ, एक जनरल ट्रुथ जो है, एक एफरिज्म एक शॉर्ट पिदी सेइंग होती है, एक जनरल ट्रुथ होता है, उसको जो है कहा जाता है। और जैसे आर्ट इज लाइफ, और सबसे पहले ये इट अकर्स फर्स्ट इन अ वर्क, ये सबसे पहले जो मतलब इसको एफरिज्म जो आया था वो था ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स, और उनके थे एफरिज्म्स, उस वर्क में ये जो है सबसे पहले अपीयर हुए थे, ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स के वर्क में। तो ये है, इट्स अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स। बेकन का स्टाइल को एफरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है, और ये जो है बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहना। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज एन एपिक इज। एपिक क्या होता है? एपिक जो होती है एक पोयम होती है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है, जिसमें इट इज़ अबाउट द डीड्स एंड एडवेंचर्स ऑफ हीरो। बेसिकली ये हिस्टोरिकल रेफरेंस बताती होती हैं, इट टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और एपिक जो होता है वो कैसा होता है? एपिक जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। डोंट गेट कंफ्यूज विद द आंसर एलिजियक। एलिजियक एक मीटर होता है, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और डेक्टाइलिक टेट्रामीटर में उसको लिखा जाता था। आई थिंक मैं सही अगर नहीं बोल रही हूँ तो मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ एलिजियक को, बस इसका मीटर जो है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। थोड़ी कभी कभी भूल जाती हूँ मैं, तो बस ये रहा। एलिजियक जो मीटर होता है, ऑल्टरनेटिंग जो है हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर, एलिजियक होता है, हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइंस होती हैं। तो एलिजियक मीटर होता है जिसमें पहले एलिजीज ग्रीक जो लिखा करते थे उसमें। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा भटकने से पहले। एपिक जो होता है वो हीरो के बारे में, नेशनल हीरो के बारे में होता है, उसके एडवेंचर्स के बारे में होता है। तो जो एपिक होता है वो दो होता है, एक ओरल ट्रेडिशन में होता है और एक लिटरेरी एपिक होते हैं। तो ओरल ट्रेडिशन जो होते हैं वही जो कहीं सुनी बातों पर करके पोएट पेन डाउन कर देता है, और जो लिटरेरी एपिक्स होते हैं जो पोएट अपनी जो है उससे सोच से लिखता है, लेकिन बहुत सारे बुक्स को रेफरेंस में लेता है, तो उन्हें लिटरेरी एपिक्स कहा जाता है। जैसे जो ओरल एपिक्स होमर के हैं जैसे, और लिटरेरी एपिक्स जैसे मिल्टन का। अब वो एक नेशनल एक हीरो के बारे में है, तो आप वो उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव। अब एपिक ऑटोबायोग्राफिकल नहीं होते हैं, मगर फिर भी
जो अगर हम ये देखें तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कई सारे पैसेजेस जो हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हो गए। बेसिकली जो एपिक्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इसमें जो है वो आप डोंट गेट कंफ्यूज, ये पीजीटी और टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, मुझे ये नहीं पता उसमें आंसर माना क्या गया था, मगर ये इसमें एलिजियक दिया हुआ था। एलिजियक एक मीटर होता है जिसमें मैंने बताया ऑल्टरनेटिवली हेक्सामीटर और पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इस एलिजियक मीटर में ग्रीक्स जो हैं वो एलिजी लिखा करते थे। वट एवर बी द पोएम इफ इट इज रिटन इन दिस मीटर तो उसे एलिजी माना जाता था। पहले एलिजी जो है इट वॉज नॉट कंसर्न ओनली टू द पोएम विच इज रिटन ऑन समबडीज डेथ। तो जो भी पोएम इस हेक्सामीटर पेंटामीटर के ऑल्टरनेटिव उसमें मीटर में लिखी जाती थी उसे एलिजी माना जाता था, चाहे वो पेनगायरिक सॉन्ग्स हों या कुछ भी हो, तो उनको एलिजीज माना जाता था। उस मीटर को एलिजियक मीटर कहा जाता था। तो एपिक जो है वो क्या माना जाता है, एपिक कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव, जिसमें पोएट जो होता है वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बताता। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है एन एपिक इज ऑब्जेक्टिव। बिल्डंग्सरोमन ट्रांसलेटेड लिटरली मीन्स, बिल्डंग्सरोमन जो वर्ड है ये लिया गया है, ये जर्मन वर्ड से आया है। बिल्डंग का मतलब होता है कि एजुकेशन और रोमन का मतलब होता है नॉवल। तो इन अ नॉवल ऑफ एजुकेशन, अ नॉवल ऑफ फॉर्मेटिव ईयर, अ कमिंग ऑफ एज नॉवल, उसे कहते हैं बिल्डंग्स रोमन नॉवल। आप सभी ने हैरी पॉटर जरूर जो है वो देखी होगी या पढ़ी होगी। हैरी पॉटर आज के समय में बिल्डंग्स रोमन नॉवल जो है वो है, क्योंकि 11 साल से 17 साल के 11 साल के से सफ़र शुरू होता है, 17 साल तक एडल्ट के उसमें दिखाया जाता है। तो कमिंग ऑफ एज, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन या नॉवल ऑफ डेवलपमेंट, उसे जो है वो कहा जाता है बिल्डंग्स रोमन। ओरिजिन जर्मन, बिल्डंग्स एजुकेशन, रोमन नॉवल, अ नॉवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जब फॉर्मेटिव ईयर्स का जो नॉवल होता है उसे बिल्डंग्स रोमन नॉवल जो है वो कहा जाता है। और जैसे मैंने अभी हैरी पॉटर का बताया, इसके अलावा अगर चार्ल्स डिकेंस का लें तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है जिसमें एक हीरो के बचपन से लेकर अडल्ट होने तक की कहानी जो है वो बताई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, बिल्डंग्स रोमन नॉवल कहा जाता है। तो बिल्डंग्स रोमन ट्रांसलेटेड लिटरली मींस दैट इज डेवलपमेंट नॉवल। तो मैं सामने से हट भी जाती हूँ कि जिससे कि आप देख लें कि क्या जो है मैं बता रही हूँ। Now the next one is the historical novel began in Restoration period, Augustan age, Victorian period, Romantic period. हिस्टोरिकल नॉवल जो जिसमें जो बैकग्राउंड होती है वो हिस्टोरिकल होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हिस्ट्री से लिए जाते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत फिक्शन का यूज़ किया जाता है। और जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल सर वॉल्टर स्कॉट को माना जाता है। और उनके जो नॉवल हैं जैसे आइवनहो वगैरह वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल कहलाते हैं, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल हैं। हालांकि इससे पहले भी हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे गए हैं, लेकिन हिस्टोरिकल नॉवल ये माने कीजिए कि जो ब्लूम हुए हैं वो रोमांटिक पीरियड इन द 19th century। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिथेलियम इज अ, एपिथेलियम जो है ये एक ग्रीक ओरिजिन है। इसका मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ न्यूपचियल सॉन्ग, जिसमें जो बेसिकली ये ग्रीक्स के बीच में गाया जाता था। कुछ लड़के लड़कियां जो हैं वो ब्राइड के लिए और ग्रूम के लिए ये गाना गाया। तो मैरिज सॉन्ग को कहा जाता है, मैरिज सॉन्ग के लिए न्यूपचियल सॉन्ग। तो एपिथेलियम इज़ अ न्यूपचियल सॉन्ग जो कि ब्राइड के लिए गाया जाता है। तो एपिथेलियम इज़ अ न्यूपचियल सॉन्ग, यानी कि वो जो है वेडिंग सॉन्ग। That's now the next one is which of the following was associated with the Bloomsbury group? Bloomsbury group जो है it was a group of intellectuals those who are residing in Bloomsbury, जिसमें जो इसकी जो ग्रुप की लीडर थी दैट वाज वर्जीनिया वुल्फ। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर एम.एच. अब्राम्स की बुक में से ही जो है वो ज़रूर बताना चाहूँगी। तो मैं इसमें से थोड़ा सा आप लोगों को Bloomsbury group is the name applied to an informal association of writers, artists and intellectuals, many of whom lived in Bloomsbury.
अ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल लंदन। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है वो एक इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बहुत सारे लोग ब्लूम्सबरी में रहते थे। ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिगैन टू मीट अराउंड 1905 फॉर कॉन्वर्सेशंस अबाउट द आर्ट्स एंड इश्यूज इन फिलोसफी। इट्स मेंबर्स हु अपोज द नैरो post-Victorian restrictions in both the art and morality included the novelist Virginia Woolf, E.M. Forster, Duncan Grant, Vanessa Bell एंड क्लाइव बेल, रोजर फ्राई। ये सारे जो हैं वो इसके ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर्स थे। तो इनमें से, और मैंने अभी आपको बताया कि एक इनफॉर्मल ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स का, जिनमें से जो लोग ब्लूम्सबरी में रहते थे, एंड दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट विक्टोरियन नैरो मेंटालिटी। तो उसके बारे में वो लोग डिस्कस किया करते थे, और इसकी लीडर थी कौन? वर्जीनिया वुल्फ। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ। मिल्टन की एज, जिसे प्यूरिटन एज भी कहा जाता है, चार्ल्स फर्स्ट की बीहेडिंग के बाद, क्रॉमवेल का शासन, जिसे जो कॉमनवेल्थ जो लिटरेचर कहा जाता है, और पार्लियामेंट का शासन जो है वो हुआ था। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद चार्ल्स सेकेंड वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन। चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए, मोनार्की रीएस्टैब्लिश्ड हुई थी। तो मोनार्की के रीएस्टैब्लिश होने को रेस्टोरेशन कहा जाता है। तो मोनार्की के रीएस्टैब्लिश होने को क्या कहा जाता है? रेस्टोरेशन। तो ये रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। द टर्म निग्रिट्यूड वॉज कॉइंड बाय। ये जो टर्म है निग्रिट्यूड, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। निग्रिट्यूड जो टर्म है 1930 में ये टर्म कॉइन किया गया था। 1930 में ये कॉइन किया गया था फ्रेंच पोएट के द्वारा, मार्टिनी क्वेन। तो इनके द्वारा दैट वाज ये आई एम सेज़ेर एंड लियोपोल्ड सेंगोर। आई थिंक यही है इसका आंसर। तो इनके द्वारा इसको जो है कॉइन किया गया था। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड इट्स लेगेसी ऑफ कल्चरल रेसिज्म। ये यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, जो कि अफ्रीका में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट ये एक मूवमेंट था। तो ये है आपका इसका आंसर। द टर्म निग्रिट्यूड वॉज कॉइन्ड बाय सेज़ेर एंड लियोपोल्ड सेंगोर। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है इसका आंसर, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अ पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज। एक छोटी सी पोएम जो बहुत कम लाइन में एक इमेज को दिखाती है, जो एसेंस ऑफ अ मोमेंट, एक छोटी सी पोएम जो बहुत कम शब्दों में एक इमेज को दिखाती है, उसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड हाइकू। जापानीज फॉर्म ऑफ पोएम, उसे क्या कहते हैं? हाइकू जो है वो दिखाती। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ metrical foot consisting of an unstressed syllable followed by a stressed syllable। ये मैंने अभी बताया था, एक metrical foot जिसमें पहला जो syllable है वो अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड है, उसे क्या कहते हैं? आयम्बिक। इसका उल्टा होता है ट्रॉची, पहला स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस्ड। तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड को क्या बोलते हैं? आयम्बिक। एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट पेरिपिटिया मीन्स, ये जो मैंने इससे पहले एनाग्नोसिस बताया था कि जब किसी को पता चलता है, रिकग्निशन जो है, किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि एडिपस को पता चला था कि द मैन whom he had killed that was his father and the woman whom he had married is his own mother, and just because of this incest all the problems are all the problems are coming in his life। तो ये रिकग्निशन था। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फ्रॉम गुड टू बैड, 360 डिग्री जो है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जो है, दैट्स पेरिपिटिया। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, कि एक हीरो को जब पता चलता है कि क्या सही था, और जब उसको
जब अभी तक वो भ्रम में जी रहा था, उस भ्रम से जब वो निकलता है, वो रिकॉग्निशन जो होता है वो दैट्स एन एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद जो चीज़ें जो हैं वो भ्रम से निकलने के बाद जो उसका रिवर्सल होता है, मतलब फॉर्च्यून जो है अच्छे से बुरा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज पेरिपिचिया, दैट इज रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। dawn of knowledge, conversion of a character flaw in the tragic hero. Strophe, antistrophe and epode form a three-part structure in. Strophe, antistrophe and epode जो होते हैं ये ओड के हैं। ओड किसी को संबोधित करके जो है एक जो पोएम होती है वो जो कंपोज की जाती है उसे ओड कहते हैं। ओड इज ऑलवेज सीरियस, एलिवेटेड इन स्टाइल। और ओड जो है उसके में जो क्लासिकल ओड है उसके 3 जो हैं वो फीचर्स होते हैं। दैट इज़ जो इसमें आपका ये ग्रीक ओड, क्लासिकल ओड, मेडिवल ओड, पेट्रियार्कन सोनेट ये इसमें दे रखा है। आप इसमें ये जो है पिंडारिक ओड, पिंडार के जो ओड थे उसे जो है, अब इसमें इन्होंने आंसर किस चीज़ को माना है, लेट मी सी, क्योंकि स्ट्रॉफ एंटीकर्व स्ट्रक्चर इन ये क्लासिकल ओड को भी कहेंगे और ग्रीक ओड भी है, पिंडारिक ओड को। लेट मी सी, एक्चुअली अभी पिंडारिक कोड में स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड जो ये होता है ये पिंडारिक कोड का है, ये पिंडारिक कोड का स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसको ध्यान से समझें तो पिंडारिक कोड को क्लासिकल ओड जिसे कहा जाता है, तो ये अब इसमें जो है एक्चुअली जब इस तरीके के जो वो दिए जाते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई माने किसको। तो मैं एक बार जो है आपको फिर भी इसमें मैं इससे ना करके मैं फिर आपको बताया ही था मैंने कि मैं जो है जो आपको जो भी चीज़ के बारे में बताती हूँ मैं तो एम.एच. अब्राम्स को अपने सामने जो है वो रख के बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में ओड जो है दैट्स अ लॉन्ग लिरिक पोएम, ये मैंने आपको बताया था, एलिवेटेड इन स्टाइल, सीरियस जो है वो मैटर होता है। और इसमें अब एक चीज़ ये है, ग्रीक पोएट पिंडार जो है वो ग्रीक पोएट थे, पिंडार वॉज अ ग्रीक पोएट। और पिंडार के जो ग्रीक पोएट थे उन्होंने ही इसमें जो है स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और ईपोड लिखे। तो बेसिकली उसको ही क्लासिकल ओड कहते हैं और उसको रेगुलर ओड भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए भाई, यहाँ पर तो ये दोनों में ही वो हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर जो है ये छोड़ के मैं इसे पिंडारिक ओड और जिसे रेगुलर ओड भी कहा जाता है। और एक चीज़ ये भी है कि पिंडारिक जो है, पिंडार जो है वो ग्रीस को बिलोंग करते थे, तो ये ग्रीक ओड भी होने चाहिए। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर पिंडारिक ओड क्या है ग्रीक ओड्स को कहा जाएगा, अब उसे क्लासिक भी कहते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे छोड़ के पिंडारिक ओड, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड जो हैं वो किसके पार्ट्स हैं, पिंडारिक ओड के पार्ट है। पिंडार बिलोंग करते थे ग्रीस को और इसी ओड को रेगुलर ओड भी कहा जाता है क्योंकि इसी के स्टैंजा फॉर्म्स होते हैं, इसके जो फॉर्म्स हैं स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड। ठीक है जी। तो बेकार में कि इस चीज़ को कहीं और से देखने से अच्छा कि जो हमारी रेफरेंस बुक है हम पढ़ें तो उसी में से देखें। तो ये मैंने इसमें से मैं जो भी देख के बताती हूँ। अगर ऐसा है ये कि वो चीज़ पता नहीं है या आपको नहीं पता है, लेकिन बात ये होती है कि जब कोई क्वेश्चन जो होता है जिसमें कहीं से कहीं तक भी ये लगता है कि भाई इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बेटर ये है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको आप कोट कीजिए, वही सब मानते हैं और वही जो है आयोग भी उसे ही मानता है। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 15 क्वेश्चन तो थे, अब 15 क्वेश्चन हमारे जो हैं जॉन गोल्सवर्दी जो कि मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं। जॉन गोल्सवर्दी मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं। ही वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, उसके बावजूद भी वो सोशल ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी हैं। उनके प्लेस प्रॉब्लम प्लेस कहलाते हैं। प्रॉब्लम प्लेस वो होते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम बट देयर इज नो सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। द वर्ड प्रॉब्लम प्ले वाज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रंडी एंड
there are problems, but there's not solution to every problem. तो यही जो है गॉल्सवर्दी के प्लेस में हम देखते हैं जॉन गॉल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड. जॉन गॉल्सवर्दी की ट्रेजेडी को क्या कहा जाता है? क्लासिकल ट्रेजेडीज, हीरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज या ट्रेजी कॉमेडीज. गॉल्सवर्दी की ट्रेजेडीज सोशल ट्रेजेडीज होती हैं. उनके प्लेस में कोई विलन नहीं होता, सर्कमस्टांसेस ही जो होती हैं वो विलन का पार्ट प्ले करती है. उनके जो हीरोज होते हैं दे डू नॉट बिलोंग टू अपर क्लास. उनके हीरोज लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं. उनकी जो समस्याएं होती हैं वो कॉमन मैन की समस्याएं होती हैं एंड दे आर क्रश्ड बाय द सोसाइटल प्रेशर. तो जॉन गॉल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज होती हैं वो कैसी होती हैं? सोशल ट्रेजेडीज, हैव एंड हैव नॉट्स की ट्रेजेडीज. तो उनकी कैसी होती हैं? दे आर सोशल ट्रेजेडीज. In which year did John Galsworthy bid goodbye to his pen name John St. John? 1904, 1929, 32, 33. जॉन गॉल्सवर्दी के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपना प्रोफेशन छोड़कर लिटरेरी फील्ड में आए. दैट इज़ वाई ही अडॉप्टेड नेम, स्यूडोनिम, दैट इज़ जॉन सेंट जॉन, जिसका मतलब था जॉन सन ऑफ जॉन. हिज फादर डाइड इन 1904 और तभी उन्होंने ये अपना पेन नेम जो है वो छोड़कर जॉन गॉल्सवर्दी के नाम से लिखना शुरू करा. तो ईयर 1904, दैट इज इन 1904. I read in the various chamber, practiced almost not at all, and disliked my profession. Who said? जॉन गॉल्सवर्दी जो है वो एक बैरिस्टर थे. उसके बावजूद भी उन्होंने जो है लॉ की प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द वर्क कल्चर ऑफ विद दैट वर्क कल्चर. उस वर्क कल्चर के साथ वो ज़्यादा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था वो वर्क कल्चर. तो ये जॉन गॉल्सवर्दी की लाइन है. आई रेड इन द वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन. तो ये किसने कहा है? ये वर्ड्स है जॉन गॉल्सवर्दी के. Which statement is given by John Galsworthy? Poetry is twice removed from reality, the spontaneous overflow of powerful feeling. Poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance. Literature is its own reward. ये है लाइन जॉन गॉल्सवर्दी की. ये उन्होंने तब कही थी जब उन्हें नाइटहुड जो है वो ऑफर किया गया था. तो उन्होंने कहा था कि नाइटहुड को उन्होंने रिफ्यूज़ करते हुए उन्होंने कहा था कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड. द सिल्वर बॉक्स इज अ प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी रिटन इन. सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट सिल्वर बॉक्स. सिल्वर बॉक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिल्वर बॉक्स जो है वो है क्या. तो ये देखिए, सिल्वर बॉक्स जो है वो एक चांदी की डिब्बी जो है सिल्वर बॉक्स, उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि जो न्याय है वो गरीबों के लिए कुछ और अमीरों के लिए कुछ और. चोरी दोनों ने करी, गरीब के बेटे ने भी, गरीब लड़के ने भी करी और अमीर लड़के ने भी करी. मगर अमीर लड़का अपने फादर के कॉन्टेक्ट्स की वजह से उसे ही वेंट स्कॉट फ्री, और जो गरीब था उसको ना केवल उसे जेल हुई बल्कि उसको जो है उसका करियर भी ख़त्म हो गया. तो सिल्वर बॉक्स जो है वो लिखी गई है. इट्स अ प्ले इन 3 एक्ट्स. इट्स अ प्ले इन 3 एक्ट्स. द सिल्वर बॉक्स वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंडन इन 1906. ये एक बहुत ही एक उनकी करियर के लिए एक बहुत एक महत्वपूर्ण प्ले था रॉयल कोर्ट थिएटर में, and attracted much attention. When was it first seen in New York, USA? USA में ये सिल्वर बॉक्स लंदन में हुआ था 1906 में और USA में यही प्ले हुआ था 1907 में. Now the next one is which is the first novel that bears Galsworthy's name? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि गॉल्सवर्दी ने जो जॉन गॉल्सवर्दी थे उन्होंने अब वो लिखा करते थे स्यूडोनिम से जॉनसन जॉन. उसके बाद उन्होंने 1904 में अपने नाम से नॉवेल्स लिखने शुरू करे और अपने नाम से जो पहला नॉवल लिखा था दैट वाज द आइलैंड फैरिसीज,
जोसलीन, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, नन ऑफ दीज। तो वो न था, दैट इज द आइलैंड फैंसिस। ये था नॉवल। On the models of whose problem plays did Galsworthy write his play? जॉन गॉल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले लिखा करते थे किसके उस पर? जो उनका रियलिज्म था वो क्वेश्चन नहीं है जॉनसन पिनरो वाला, ये है कि प्रॉब्लम प्लेस किस पे लिखा करते। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम प्लेस वो होते हैं जिनमें एक प्रॉब्लम तो होती है बट देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट, उनके प्लेस प्रॉब्लम प्लेस होते थे। और वो किसके उस पर लिखा करते थे? हेनरिक इब्सन, जिनका बहुत फेमस है डॉल्स हाउस। तो हेनरिक इब्सन के प्लेस पर उनके प्लेस मॉडल हुआ करते थे, तो दैट इज हेनरिक इब्सन। फिर द रियल विलन इन गॉल्सवर्दीज प्लेस इज, मैंने अभी आपको बताया गॉल्सवर्दी के प्लेस जो होते थे उनमें कोई रियल विलन वैसे नहीं, कोई आदमी नहीं होता था उसमें। रियल विलन सोसाइटी होती थी, सोशल इविल्स हुआ करते थे, सोसाइटल प्रेशर हुआ करता था जिसके तहत जो हीरो है, जो हीरो भी नहीं होता था, प्रोटैगनिस्ट जो है, दैट इज क्रश्ड अंडर द सोसाइटल प्रेशर, सोशल इविल्स। तो रियल विलन गॉल्सवर्दी प्ले इज सोशल इविल्स। What is the literary form of From the Four Winds written in by Galsworthy? John Galsworthy ने From the Four Winds लिखा, that was जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। मगर ये इतना उनको खुद ही उससे इतना डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ कि उन्होंने कहा बर्न इट एंड यूल ऑब्लाइज मी, जला दो इसे और ये मेरे पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो ये था एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, दैट वाज फ्रॉम द फोर विंड्स। Burn it and you will oblige me, which work does John Galsworthy talk about? तो ये मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने कहा था ये अपने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स। The Forsyte Saga includes 3 novels and dash interludes. Forsyte Saga जो कि उनकी लाइफ का सबसे एक बेहतरीन वर्क है, मैग्नम ओपस है उनका। फॉरसाइट सागा में 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। देयर आर 2 इंटरल्यूड्स। Which work of John Galsworthy proved to be the turning point of his life? From the Four Winds, Jocelyn, The Island Pharisees, The Man of Property. The Man of Property जब उन्होंने लिखा था, this proved to be turning point of his life, क्योंकि इससे ये उनके करियर को एक उठान मिली थी। तो ये है that is The Man of Property. Which play deals with the inequality of justice? इसमें ये बीच में रह गया है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जस्टिस की बात की जा रही है। जस्टिस का मतलब ये, जस्टिस का में ये चीज़ नहीं है। इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस जो दिखाया गया है, फोल्डर के केस में इनइक्वालिटी नहीं है। फोल्डर के केस में इनइक्वालिटी हुई, जस्टिस प्ले से ये लगता है। जस्टिस में दिखाया गया है कि जो सिस्टम ऑफ जो लीगल सिस्टम, फॉल्टी लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड, एज वेल एज जो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे एक व्यंग किया गया है। जो प्ले इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस के बारे में बताता है, दैट इज द सिल्वर बॉक्स, जिसमें मैंने अभी बताया कि अपराध सेम है, द सेम थिंग वॉज डन बाय बोथ द बॉयज, लेकिन वन हु इज रिच ही वेंट स्कॉट फ्री, और जो गरीब है उसको सजा मिलती है। तो इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस किस में दिखाया गया है? द सिल्वर बॉक्स में। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज द ओनली प्ले ऑफ माइन विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश इट, no manager will refuse this. This is said by John Galsworthy about. John Galsworthy के ने जब ये प्ले लिखा तो उनको ये पूरा भरोसा था कि इस प्ले को कोई टर्न डाउन नहीं कर सकता। एंड दिस प्ले वाज लॉयल्टीज, जिसमें उन्होंने कहा लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, जिसमें उन्होंने विभिन्न वर्गों की तरफ लॉयल्टीज के बारे में बताया है। तो जिस प्ले को बारे में उन्होंने कहा कि जिसको कोई जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता, एंड दैट इज लॉयल्टीज।
तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आज के लिए इतना ही। तो भाई हमने 15-15 क्वेश्चन करके कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे सेशन रहते हैं तो आप लोग बोर भी नहीं होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।